हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माय सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हिंदी साहित्य की सीरीज को, जो हिंदी के किसी भी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 20। इसका नाम है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, तो जिस तरह भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न काव्य सिद्धांतों का उद्भव हुआ, विकास हुआ, प्रचलन हुआ, उसी तरह तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की धारणा निर्धारित होने लगी। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र कब से स्टार्ट हुआ था? तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतन का मुख्य विषय था मानव को सौंदर्य तत्व की अनुभूति कराते हुए आनंद प्रदान करने वाली कलाएं समाज को सुव्यवस्थित रूप से अग्रसर करने में सहायक और बाधक हो सकती हैं। वो कहते हैं कि भी जो मानव का सौंदर्य तत्व है उसकी अनुभूति, उसका एहसास कराते हुए जो भी आनंद प्राप्त होता है, उसकी जो कलाएं हैं वो समाज को सुव्यवस्थित रूप से अग्रसर करने में कितनी सहायक हुई हैं और कितनी बाधक सिद्ध हुई हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतों में प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आदि और भी अनेक विद्वान हैं, उनके सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो के बारे में। हम लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राचीन यूनान की संपूर्ण यूरोप की आलोचना पद्धति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। ठीक है, तो यूरोप की आलोचना पद्धति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र क्या रहा है? कौन रहा है? प्राचीन यूनान। प्लेटो का समय काल था 428 से 347 ईसा पूर्व। यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिएगा। प्लेटो का समय काल कौन सा था? 428 से 347 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में सब उल्टा चलता है। ठीक है, तो 428 से 347 ये नोट डाउन करना है आपको। उनके समय काल में से पूर्व यूनान में विभिन्न जो दार्शनिक थे, काव्यशास्त्री थे तथा इतिहासकार थे कि उनके होने के साक्ष्य प्राप्त होते रहे हैं। उन्होंने काव्य उत्पत्ति, काव्य उद्देश्य आदि के विषय में अपनी रचनाओं के पूर्ण रूप से विवरण भी दिया। लेकिन उन दार्शनिक इतिहासकारों के बाद एकाएक एंथेस हम कहते हैं प्राचीन यूनान को, तो प्राचीन यूनान की उत्कृष्ट कलाओं, दार्शनिक विचारों आदि का ह्रास होने लगा, उसमें कमी आने लगी। शिक्षा, आचार विचार, राजनीति आदि में अराजकता व अव्यवस्था फैल गई। उसी समय एंथेस की राजनीति में सुकरात जैसे महान राजनीतिज्ञ और दार्शनिक का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो जब प्राचीन यूनान में दार्शनिक विचारों, उत्कृष्ट कलाओं का ह्रास हो रहा था, जब वहां पे कमी आ रही थी, तो शिक्षा, आचार विचार, राजनीति और अराजकता पूरी तरह फैल गई थी। तो उस समय प्राचीन यूनान की राजनीति में किसका प्रादुर्भाव हुआ? सुकरात का। वो कौन थे? राजनीतिक और दार्शनिक थे। उनके विचारों ने देश की अराजक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में काफी अधिक योगदान दिया। प्लेटो जैसे अनेक महान विचारक उनसे प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए। और सुकरात के प्रमुख और प्रिय शिष्य थे कौन? प्लेटो। ठीक है, तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे। और अगर पूछा जाता है कि सुकरात के प्रमुख शिष्य कौन थे, वो थे प्लेटो। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। सुकरात के बाद प्लेटो ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समस्त यूनान में बौद्धिक क्रांति का बिगुल फूंक दिया। ठीक है, वो बौद्धिक क्रांति लेकर आए। प्लेटो ने अनेक देशों की यात्रा करने के बाद 387 ईसा पूर्व में यूनान में एक एकेडमी की स्थापना की। प्लेटो साहित्य, दर्शन, विज्ञान और गणित के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें साहित्य का, विज्ञान का और गणित का बहुत ही अधिक ज्ञान था। उनकी एकेडमी में दर्शन शास्त्र, साहित्य शास्त्र, न्याय, कानून, गणित आदि की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने 30 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी प्लेटो ने कितने रचना की? ऐसे आ सकता है 20, 30, 40 या 50। तो 30 से अधिक ग्रंथों की उनकी रचना थी। उनके प्रमुख ग्रंथ थे, ये ग्रंथ पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में भी आ सकता है, गोर्जियस एंड फ्रिट्ज, प्रोटागोरस, द रिपब्लिक, द लॉज, आयन, क्रिटिलस इत्यादि। प्लेटो ने अपने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में यूनानी जीवन, आचार विचार आदि के विषय में बहुत ही सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। यूरोपीय काव्यशास्त्र में इतिहास का प्रारंभ प्लेटो से ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर आता है कि यूरोपीय काव्यशास्त्र में इतिहास का प्रारंभ किससे माना जाता है, वो प्लेटो से माना जाता है। ईसा की 3री से 5वीं शताब्दी तक प्लेटो के विचारों की व्याख्याएं होती रही। 10वीं 12वीं शताब्दी में प्लेटो के विचार अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रमुख विषय बने। ठीक है, तो 11वीं से 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में प्लेटो के विचार थे, वो अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रमुख विषय बने। पुनर्जागरण काल में वह 19वीं शताब्दी के स्वच्छंदतावादी युग, जिसको रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है, उसमें भी कवियों की काव्य रचनाओं पर प्लेटो का प्रभाव मिलता रहा है। 20वीं शताब्दी में प्लेटो के सिद्धांत वाद विवाद के प्रमुख विषय बन गए।
ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में तो प्लेटो के सिद्धांत थे वो डिबेट के सब्जेक्ट बने, डिबेट होती थी उन पे, और 10वीं से लेके 12वीं तक प्लेटो के विचार अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रमुख विषय थे। प्लेटो काव्य व कवियों की निंदा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध थे। अब सबसे देखो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि कवि प्लेटो थे ना, वो खुद तो कवि थे, लेकिन वो काव्य व कवियों की निंदा करने के लिए के रूप में ही प्रसिद्ध थे। यद्यपि प्लेटो अपने गद्य साहित्य में काव्यपूर्ण पंक्तियों का प्रयोग करते थे, परंतु उन्होंने कवियों की भर्त्सना भी बहुत की, उनकी आलोचना की। वस्तुतः प्लेटो आदर्श राज्य के साथ साथ आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था उनमें आंतरिक गुणों का विकास करना। ठीक है, तो खुद अपने गद्य साहित्य में उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, साहित्य लिखा था, उसमें वो काव्यपूर्ण पंक्तियां भी लिखते थे, लेकिन उसके बावजूद वो कवियों की आलोचना करते थे। वो क्योंकि वो चाहते थे कि आदर्श राज्य होना चाहिए और आदर्श व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। वे उस साहित्य कला के पक्ष में थे जिससे राजनीतिक उत्थान हो और उदात्त नैतिक सिद्धांतों की स्थापना हो, मोरालिटी अच्छी हो। उनका मानना था कि कवि भाव उद्वेग में और तर्क रहित होकर रचना करता है। वो कवि उनका मानना था कि कवि ऐसे ही रचना कर देता है कि कभी कभी तो उसके अंदर भाव ज्यादा वैसे आ जाते हैं जो उसके भाव आवेश में आके वो तर्क रहित रचना करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिससे उनके काव्य में अनैतिकता आती है, अश्लीलता का भी समावेश हो जाता है। अतः ऐसा काव्य वैज्ञानिक नहीं हो सकता, साइंटिफिक नहीं हो सकता, और वह समाज को उत्तेजित करके उसे अनुशासनहीन बनाने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। प्लेटो का मानना ये भी था कि यदि कवि को काव्य रचना के लिए स्वतंत्रता दी जा रही है, उसे फ्रीडम दी जा रही है, तो वह अपने काव्य में समाज के लिए शुभ व लाभ चरित चित्रण की स्थापना करे। भद्दापन, विलासिता, निष्ठा आदि को काव्य में स्थान नहीं मिलना चाहिए। और कुछ कवि होते थे कि वो अपनी काव्य में भद्दापन, विलासिता और निष्ठा को स्थान देते थे। वो कहते नहीं, अगर कवि को फ्रीडम दी जा रही है तो शुभ और लाभ चरित चित्रण की स्थापना करनी चाहिए, विलासिता की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसी तरह ऐसे विषयों पर कवि को काव्य करने की स्वतंत्रता देना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। प्लेटो चाहते थे कि कवि अपने काव्य की रचना में रिपब्लिक का अनुसरण करे। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती कवियों, उनसे जो पहले के कवि थे, होमर और हिसियोड, उनकी भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इन कवियों ने अपने वीर नायकों को अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए फूट फूट कर रोते हुए दिखाया है कि अगर नायक वीर हैं तो उन्हें अपनी सभ्यता में रहना चाहिए। तो जो ये कवि थे होमर और हिसियोड, उनकी वो आलोचना करते थे। वो कहते थे कि इन्होंने अपने नायकों को अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए और फूट फूट कर रोते हुए दिखाया, जबकि वीर कवि कभी रोते नहीं है, ऐसा उनका मानना था। इस प्रकार का नायक चित्रण किसी देश के नागरिकों को अनैतिकता की राह पर ले जाकर उन्हें भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, तो वो कहते थे कि उन्होंने सही तरीके से अपनी काव्यों में अपने नायक को नहीं दर्शाया है, उन्हें अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया और फुट फुट कर रोते हुए दिखाए। तो अगर इस तरह का नायक होगा तो जो देश के नागरिक हैं वो अनैतिकता की राह पर चलेंगे, मॉरलिटी नहीं रहेगी उनमें और वो भ्रष्ट हो सकते हैं। प्लेटो का यह भी मानना था कि एक कवि को अपने उद्देश्यों तथा हितों की पूर्ति के लिए अपने काव्यों में गलत साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे अपने नायक को उदारवादी, शीलयुक्त और आदर्शवादी रूप में चित्रित करें। प्लेटो का मानना था कि अनैतिकता का अनुगमन करती हुई कला मनुष्य को पतित करती है, नीचे की ओर लेके जाती है, उसका उत्थान नहीं करती। ऐसी काव्य कला देश के समाज के लिए अहितकारी हो सकती है। प्लेटो चारित्रिक दृष्टि से पूर्ण तथा वैज्ञानिक काव्य के पक्ष में थे। वो कहते थे कि अगर कविता लिखनी है तो चारित्रिक दृष्टि होनी चाहिए, अच्छे करेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो नायक है, नायिका है, उनका चरित्र अच्छा दिखाया जाना चाहिए और वैज्ञानिक काव्य होना चाहिए। अतः प्लेटो के काव्य का खंडन करने के लिए दो प्रमुख आधार थे। ठीक है, तो प्लेटो जो थे ना वो काव्य का खंडन करते थे, वो दो बेस पर करते थे। एक तो काव्य नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है, यह अनैतिकता को आश्रय देता है, तथा दूसरा था काव्य मिथ्या या कल्पना का प्रचार करता है कि काव्य में अपनी कविता में थोड़ा सा भी आनंद या मनोरंजन करने के लिए उसमें मिथ्यापन होता है, फैंटेसी होती है और कल्पना का वो प्रचार करता है, इसलिए वो उसे गलत मानते थे। प्लेटो की तत्व मीमांसा को दो शब्द मुख्य हैं, प्रत्यय और विशेष। अब हम देखेंगे प्रत्यय और विशेष क्या होता है। प्लेटो को प्रत्ययवादी दार्शनिक कहा जाता है। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। प्रत्यय का मतलब क्या है? विचार। और प्लेटो को क्या कहा जाता है? प्रत्ययवादी दार्शनिक। ईश्वर उसका सृष्टा है और दृश्यमान जगत उसका अनुकरण है। वो कहते हैं कि ईश्वर है ना, ईश्वर ने ही पूरे संसार को बनाया है, तो सृष्टि करने वाला कौन है? ईश्वर है। ठीक है, और जो हमें ये संसार दिखाई देता है ये उसका अनुकरण है। ठीक है, तो जो विचार है, विचार परम सत्य है, पहली बात तो वो मानते थे। और कहते हैं कि सृष्टि का जो सृष्टा है
निर्माण करने वाला है वो कौन है? ईश्वर। और जो ये संसार है ना, ये उसका अनुकरण है। प्रत्यय अदृश्य, अरूप और अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, जो विचार है वो अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं होता, और वो अपरिवर्तनीय, उसमें परिवर्तन नहीं होता। वह इंद्रियों से परे है। जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ होती है ना, तो ये उनसे परे है। उसका ज्ञान केवल प्रज्ञा द्वारा संभव है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि या जो हमारा ज्ञान होता है, तो वो कहते हैं उसका ज्ञान केवल प्रज्ञा द्वारा संभव है, बुद्धि द्वारा ही संभव है। अतः प्रत्येक का ही वैज्ञानिक ज्ञान संभव है। विशेष वह चीज है जिसे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो भी हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, जैसे हम देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ठीक है, सुनना और चखना। ठीक है, हम चख सकते हैं, टेस्ट, टंग, है ना, ईयर, नोज। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो प्रत्यय और विशेष, प्रत्यय को तो उन्होंने कहा कि परम सत्य है, ठीक है, और अदृश्य, अरूप और अपरिवर्तनीय है, जबकि विशेष वह है जो हमारी 5 इंद्रियों के वश में रहता है। अतः विशेष का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील असत्य होने के साथ साथ उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है। इसका ज्ञान इंद्रियों से होता है, परंतु यह अप्रमाणिक है। अतः कहा जा सकता है कि विशेष प्रत्यय की छाया मात्र है। तो क्या कहना चाहते थे? वो कहते थे कि भाई ईश्वर है, उन्होंने इस सृष्टि को रचा, ये हो गया हमारा संसार। ठीक है, ये हो गया संसार, जिसे किसने रचा? ईश्वर ने। ओके, तो ये तो सत्य है, ठीक है, और ये जो संसार है ना, ये इसकी अनुकृति है। ठीक है, तो ये कहते थे कि जो विशेष है वो प्रत्यय की छाया मात्र है। प्रत्यय तो हो गया विचार, विचार मतलब जो ईश्वर ने रचा, जो अपरिवर्तनीय है, और विशेष उसकी हो गई छाया मात्र, यानी कि उसकी अनुकृति। जैसे हम धूप में चलते हैं तो हमारी छाया आती है ना, तो हम क्या है? हम एक तरह से हम विचार हैं, और जो हमारी छाया है, परछाई है, वो विशेष है। जिस प्रकार हम अपने उपवन में बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, और जैसे कि फूल होते हैं गुलाब, जूही, चंपा, गुड़हल आदि, लेकिन इसकी विभिन्नता के बावजूद भी हम इसे फूल ही कहते हैं। कहते तो हम फूल ही है ना, तो बेशक इसमें कितनी ही विभिन्नता हो। इस प्रकार बहुत से फूल विशेष है, परंतु फूल प्रत्यय है। तो जो सच बात है, विचार है, प्रत्यय है, वो है फूल, और इनकी जो विशेषताएं होती हैं, जिससे हम अपनी इंद्रियों के उसमें देख सकते हैं, तो ये हो गए विशेष। तो ये एक दृश्य है और दूसरे अदृश्य। इसी तरह ज्ञान प्राप्ति के भी 2 रास्ते हैं, इंद्रिय और प्रज्ञा। इंद्रियां जो हमारे जिनको हम वश में कर सकते हैं, और प्रज्ञा होती है हमारी बुद्धि, या हमारा जो हमें अक्ल होती है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। इंद्रिया विशेष वस्तु जगत का ज्ञान कराती हैं, जो कि भ्रामक है। तो जो हम ये संसार देख रहे हैं, वस्तु जगत देख रहे हैं, तो इंद्रिया हमें उसका ज्ञान कराती हैं, जो कि भ्रामक है, परंतु प्रज्ञा प्रत्यय का ज्ञान कराती है। जो हमारी बुद्धि है, वो विचार का ज्ञान कराती है, जो सच है, सृष्टि है, उसका ज्ञान कराती है, और यही परम सत्य है। अतः प्लेटो के प्रत्यय और विशेष की विवेचना के बाद हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत को सरलता से समझ सकते हैं। अगर हमें प्रत्यय और विशेष में फर्क समझ में आ गया, तो ही हम उनके काव्य सिद्धांत को समझ पाएंगे। प्लेटो के अनुसार कवि विशेष का चित्रण करता है, जो कि इंद्रिय ज्ञान तक ही सीमित है। अब हमने विशेष का देख लिया, हमने कहा कि विशेष क्या होता है? इंद्रिय ज्ञान होता है। तो प्लेटो कहते थे कि कवि जो है ना, वो प्रत्यय का तो चित्रण नहीं कर सकता, वो तो अनुकृति, और अनुकृति की अनुकृति विशेष है, उसकी छाया मात्र है, उसका चित्रण करता है कवि, जो कि एक इंद्रिय ज्ञान तक ही सीमित है, वह प्रज्ञा तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा काव्य आदर्श जगत की अनुकृति प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसकी छाया की अनुकृति प्रस्तुत करता है। प्लेटो का मानना है कि उत्कृष्ट काव्य वह है जो परम सत्य का ज्ञान हो, और वह अपार्थिव और अमूर्त होना चाहिए। प्लेटो के काव्य के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को स्वीकार किया गया है, और जिसमें उन्होंने शिव को प्रमुखता दी है। प्लेटो के अनुसार काव्य सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ सामाजिक जीवन की भी अभिव्यक्ति है। अतः उसका रूप शिव रूपी और दोष रहित होना चाहिए। जैसे शिव है, उनका रूप दोष रहित है, वैसा ही काव्य का भी होना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र ही नहीं है, बल्कि मानवीय चरित्र में छिपी उसकी आत्मशक्तियों को जागृत करके उसका चरित्र निर्माण करना भी होना चाहिए। तो ये प्लेटो के विचार थे। अब उनके काव्य सिद्धांत की हम समीक्षा करके देखते हैं कि उनके काव्य सिद्धांत कैसे थे, क्या उनकी आलोचना की गई। तो प्लेटो के सिद्धांतों की पाश्चात्य विद्वानों ने काफी आलोचना की, ठीक है, उन्होंने तो कवि पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, तो उनकी आलोचना भी काफी हुई। उनके विचारों में निम्नलिखित दोष थे, जिनका वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है। नंबर 1, प्लेटो घोर आदर्शवादी थे, क्योंकि वो कहते थे हर चीज में आदर्श होना चाहिए, तो घोर आदर्शवादी थे। उन्होंने अपने अति नैतिक और ज्ञान दर्शन से काव्य की सुंदरता को नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि अगर काव्य करना है तो उसमें थोड़ी बहुत तो कल्पना भी होनी चाहिए,
तभी वो मतलब थोड़ा मनोरंजक भी होता है, आनंददायक भी होता है और लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता है, वो समझ पाते हैं। ठीक है, और अगर प्लेटो कहते थे वो कि भाई नहीं, इसमें सिर्फ आदर्श होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा नैतिकता और ज्ञान दर्शन से काव्य की सुंदरता को नष्ट करने का प्रयास किया गया है, ऐसा मानना है पाश्चात्य विद्वानों का। सेकंड है, उन्होंने काव्य कला में भावुकता को मान्यता देते हुए भी श्रव्य कला की भावुकता की तीव्रता का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि काव्य कला में भावुकता होनी चाहिए, लेकिन श्रव्य कला यानी कि सुनने की कला में भावुकता की तीव्रता का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ये भी उनकी एक दोष थे उनके सिद्धांतों में। तीसरा है, अपनी घोर आदर्शवादिता के कारण उन्होंने कविता को पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने कहा, वो इतने आदर्शवादी थे कि वो कहते थे नहीं, कविता बिल्कुल बेकार है, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। काव्य की उपादेयता के संबंध में उन्होंने जो आक्षेप लगाए, जो आरोप लगाए, उन पर यदि विचार किया जाए तो ये सभी एक पक्षीय ही सिद्ध होंगे। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो सुंदर वस्तु है वह नैतिक ही हो, ये आवश्यक नहीं है। तो सौंदर्य शास्त्र में तो कहते हैं कि कोई चीज सुंदर है, वो नैतिक भी हो सकती है, अनैतिक भी हो सकती है, लेकिन प्लेटो तो सिर्फ नैतिकतावाद पर ही जोर देते थे। तो अतः काव्य की सुंदरता की तुलना नैतिक स्तर पर नहीं की जा सकती। इस बात को कहकर भी पाश्चात्य जो कवि थे उन्होंने प्लेटो का विरोध किया था। नेक्स्ट है, काव्य के में आदर्श जगत की परिकल्पना करना सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से परे की बात है, क्योंकि जो काव्य है, कवि तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो लिख सकता है जो भी अगर अपने विचारों को कविता के रूप में प्रदर्शित करता है तो वो कवि कहलाता है। तो उसमें अगर काव्य में आदर्श जगत की परिकल्पना करना सामान्य व्यक्ति के बुद्धि से परे होती है, ये बात भी मानना था पाश्चात्य कवियों का। और वो कहते थे कि भी कवि तो कोई भी हो सकता है, कविता कर सकते हैं, तो सामान्य आदमी की बुद्धि से तो ये परे है कि कितना उसमें आदर्श होना चाहिए। नेक्स्ट है, काव्य कला या चित्रकला को प्लेटो अनुकृति की अनुकृति बताते हैं, जो कि अनुचित है। तो उन्होंने कहा था ना कि भाई संसार क्या है, विचार क्या है, वो अनुकृति है, और उसकी अनुकृति काव्य कला है। तो इस तरह से पाश्चात्य जो कवि थे उन्होंने उनका विरोध किया प्लेटो का। उन्होंने कहा कि काव्य कला या चित्रकला को प्लेटो अनुकृति की अनुकृति बताते हैं, जो कि ये पूर्णतः अनुचित है। नेक्स्ट है, प्लेटो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के प्रथम आलोचक थे। ठीक है, तो बेशक उनकी आलोचना कितनी भी की जाए, लेकिन वो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के प्रथम आलोचक थे, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं पाश्चात्य साहित्य शास्त्र, और उसमें सबसे पहले नाम प्लेटो का ही आया है। उन्होंने काव्य अर्थात साहित्य को समझने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया, साइकोलॉजी का सहारा लिया, और तर्क व कल्पना, संयम और आवेश, ज्ञान और विज्ञान में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब क्या लॉजिक है, क्या कल्पना है, क्या संयम है, क्या आवेश है, क्या ज्ञान है, नॉलेज, और विज्ञान, साइंस, उसमें आपस में एडजस्टमेंट करने की का उन्होंने प्रयास किया है। उन्हीं के प्रयासों से सर्वप्रथम काव्य में आध्यात्मिकता का समावेश हुआ है। अतः प्लेटो के काव्य सिद्धांत में अनेक दोष होते हुए भी वह दर्शन और काव्य शास्त्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सबसे पहले प्लेटो जी के बारे में, और प्लेटो के क्या विचार थे, और उनके जो सिद्धांत है उनकी किस तरह से आलोचना की गई, इसके बारे में पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, और अरिस्तु प्लेटो के शिष्य थे। तो वो उनके शिष्य थे, और उनके क्या विचार थे, उन्होंने किस तरह से अपने गुरु को फॉलो किया था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।